नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त सी हो चुकी है, तो ऐसे समय में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मानक स्थापित किया है, एक मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भारतेंदु नाट्य अकादमी के ही भूतपूर्व छात्र हैं। आप एक अच्छे अभिनेता तो है ही, साथ ही एक उम्दा निर्देशक भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चैतन्य प्रकाश जी की। तो आइए कार्यक्रम में जुड़ते हैं डॉक्टर चैतन्य प्रकाश जी के साथ। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका स्वागत है। धन्यवाद और बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। अकादमी परिवार को भी बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं सर इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ अपने घर पर होगा। कि मेरा परिवार और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग भी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें इस भीषण महामारी से। सर, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आपका बचपन कहाँ बीता, क्या शौक रहे आपके और आपकी रंग यात्रा की किस प्रकार से शुरुआत हुई, वो बताएं। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने और बहुत कम ही ऐसा समय होता है जब आप अपने इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में बचपन को याद कर सकें। तो मेरा बचपन गांव में बीता है। मूलतः मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और बिहार के मुंगेर जिले में नवगाई एक गांव है जहां मेरा बचपन बीता। पिता पेशे से शिक्षक थे और पूरे गांव में ये जो रंगमंच का माहौल है ना, बहुत अच्छा था। और उससे भी अच्छी बात ये थी कि वो मेरे गांव में पूरे रंगमंच के माहौल का संचालन मेरे पिता ही किया करते थे। क्या बात। तो तरह से आप कह सकती हैं कि ये मुझे विरासत में मिला है। और बचपन में ही कई शहरों में, अन्य शहरों में जाकर घूम घूम कर हम लोग नाटक किया करते थे। और जो बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं चतुर्भुज, उनके लिखे नाटक, रणधीर साहित्य अलंकार, उनके लिखे नाटक, और यहाँ तक कि जो बड़े लोग नाटक किया करते थे तो मैं उसमें बाल भूमिकाएं निभाता था और अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता था। तो नाटक का आप कह सकती हैं कि चस्का बचपन से लगा। और बच्चों के लिए मेरे पिता स्वयं कुछ नाटक लिखा करते थे और उसको प्रस्तुति करवाया करते थे। तो मुझे तो नाटक घर में मिल जाता था, मैं चुपके से वो नाटक पढ़ लिया करता था और याद कर लिया करता था, ताकि जब वो नाटक का पूर्वाभ्यास करवाया करते थे मुझे सारी पंक्तियां याद होती थी और वो आश्चर्य से मुझे देखते थे। तो संयोग से मैं लीड रोल कर लिया करता था, जैसे इंसान है, नुस्खे, मौन राक्षस, ऐसे नाटक थे जिसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई थी और बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इसे भी प्रोफेशन बनाया जा सकता है। बिल्कुल भी पता नहीं था, बस एक आनंद था और हम लोग किया करते थे। 1998 में मेरे पिता का ट्रांसफर इस शहर में भागलपुर में हो गया, जो वर्तमान में मेरी कार्यस्थली है। और यहाँ जब उनका ट्रांसफर हुआ तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था अपने गांव में। यहाँ मैं 6ठी कक्षा में आ गया, 2 साल में नीचे आ गया और पता नहीं वो जो भी होता है। लेकिन यहाँ भी स्कूल में मैं सारे नाटकों में हिस्सा लेता था, जिसमें जनता पागल हो गई,
वो आने वाला है, ऐसे नाटक, बहुत सारे नाटक थे। और यहाँ तक कि मैं अपने पिता के स्कूल में भी जाकर नाटक में भाग लिया करता था, क्या क्योंकि बात वो है। जो नाटक करवाया करते थे वो तो सारा नाटक मुझे पहले से याद रहता था। जी। इसी क्रम में और सारी जयंती, सारे पर्व त्योहार उपलक्ष्य में मैं किया करता था, लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामचरितमानस से। तो ऐसे ये मेरा बचपन है, और मुझे लगता है बहुत स्वस्थ बीता है, बहुत मजेदार बीता है, मुझे बड़ा मजा आया था। और फिर से जी। मुझे वो जीने की इच्छा होती है, जिसे मैं रंगमंच के माध्यम से जी रहा हूं। बहुत खूब। तो यहाँ से आपकी बीएनए तक की यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे सफर तय किया, उसके बारे में बताएं। चलिए, ये भी अच्छा है, ये दूसरा पड़ाव है मेरी जिंदगी का। जी। भागलपुर में जब आ गया तो अपने स्कूल से शहर में हो रही विभिन्न प्रतियोगिताओं के अभिनय पक्ष में हिस्सा लिया करता था, जिसे हम्म। आप कह सकती एकल अभिनय, कविता पाठ, इन चीजों में। तो ऐसे ही मैंने कहीं हिस्सा लिया था, और दिवाकर घोष नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी नजर मुझ पर पड़ी थी। और संयोग ऐसा था कि उनका परिचय मेरे पिता के साथ था। और 9वीं कक्षा में मैं पढ़ रहा था कि अचानक एक दिन वो हमारे घर आ धमके, और उन्होंने कहा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला हो रही है, चलो चलो चलो। तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन पिता ने कहा ठीक है जाओ, तो मैं भी हो लिया। लेकिन जब मैं पहली दफा वहां पहुंचा तो देखा ये भीड़ है, लगभग 40 लड़के लड़कियां, और सभी लोग कुछ कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ ये इस तरह से चीजें। जब तो मेरे लिए नई दुनिया थी, पहले मन किया कि यहाँ से भागो, ये मेरे लायक चीज नहीं है, ये पता नहीं क्या है। हम्म। लेकिन एक भागने के पीछे एक डर भी कि मैं पिता के दोस्त के द्वारा जिस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है वहां पहुंचूं तो बहुत मार पड़ेगी। तो मैं भागा नहीं, बस भागा नहीं तो अब तक नहीं भागा हूं। और सारी चीजें मैं सीखता रहा, और सबसे कम उम्र का लड़का उस वक्त मैं था वहां, 9वीं कक्षा का। अच्छा। और सारे जो मेरे सहपाठी थे उस कार्यशाला में, हम्म। सभी बहुत अधिक उम्र के थे। और भागलपुर में जैसा मुझे पता चला कि पहली बार ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला हो रही थी, बड़ी मशक्कतों के बाद यहाँ इसका आयोजन संभव हो पाया था। तो मेरे लिए बिल्कुल ये नई दुनिया थी। इस कार्यशाला में अवतार साहनी, ये कैंप डायरेक्टर थे, आलोक चटर्जी, संजय उपाध्याय, सुदीप चक्रवर्ती, अंकुर जी, अंकुर सर, ये लोग सारे लोग आए थे। क्या बात। और मुझे बहुत मजा आया। और ऐसा हुआ कि मेरी जो गंभीरता थी रंगमंच के प्रति, मतलब उस कार्यशाला के प्रति, उस वक्त तो रंगमंच नहीं, इसकी वजह से कार्यशाला के अंतिम क्षणों, अंतिम दिन तक पहुंचते पहुंचते आलोक चटर्जी ने सभी विद्यार्थियों की कुंजी मेरे हाथ में दे दी। और उस वक्त हमने 2 प्रस्तुतियां की थी, विजय दान देथा लिखित फितरती चोर, ये 2000 ईस्वी की बात है। हम्म। और एक नाटक था कायांतरण। उस वक्त कहानियों का रंगमंच, ये नया नया प्रादुर्भाव इसका अंकुर जी के द्वारा हुआ था। तो ये दोनों कहानियां थी, इसीलिए हमने फितरती चोर को चुना था, चरणदास चोर को नहीं चुना था। हम्म। और इस नाटक में मेरी भूमिका थी कोरस में सिपाही बना था, हम्म। और शंख फूकना था हर दृश्य के खत्म होने के बाद। यह उसका एक मोमेंट निर्धारित किया गया था, तो मैं बार बार शंख फूकता था। और कुल मिलाकर उस पूरे नाटक में मैंने 62 बार शंख फूका था, बहुत क्या लंबे बात। लंबे इसमें। तो जी। कार्यशाला के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने मेरी सिंसियरिटी देखी तो उन्होंने कहा कि अब किसी को कहीं जाना है तो इस लड़के से तुम लोग पूछ कर जाओगे। उन्होंने जो जो कहा था, क्यू शीट बनाओ, ऐसे बनाओ, मैं सब कुछ रेडी रखता था, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था। और हम्म। ऐसा नया था कि जो मैं चाहता था, लगता था मुझे वो मिल गया। इस हम्म। वजह से तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला खत्म हुई, और मैं फिर से अकेला हो गया। ऐसा अकेला हुआ, उस वक्त फोन का जमाना था नहीं, लैंडलाइन हुआ करता था। और
मेरे पास नहीं था। तो जहाँ जिस होटल में वो लोग ठहरे थे, मेरे शिक्षक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, तो कार्यशाला खत्म होने के बाद मैंने दिमाग लगाया कि ये लोग अभी होंगे तो यहीं। तो मैंने उस होटल में एक टेलीफोन बूथ में गया और फोन लगाया मैंने, डायरेक्टरी से नंबर ढूंढ के। तो पता चला कि वो लोग तो सुबह ही निकल गए। तो मैं भागा भागा स्टेशन गया कि हो सकता है सुबह निकल गए हों, लेकिन नहीं पहुंचे, वहां कोई नहीं मिला। फिर मैं दिन भर ढूंढता रहा, कहाँ कोई तो मिले। 40 लोग इस शहर में थे, इस वर्कशॉप में, मुझे कोई नहीं मिल रहा। और मैं बच्चा था, छोटा था। तो जो वो लोग आपस में फैसला लिया करते थे, जो डिसीजन या जो वो लोग प्लान करते थे, मैं उसमें शामिल नहीं हो पाता था, किसी वजह से नहीं किया जाता था, क्योंकि मैं छोटा था। तो उस वक्त शहर में एक मेला लगा हुआ था, डिज्नीलैंड। मैंने सोचा कि मेरी जो दशा है, ये दशा और भी लोगों की होगी। तो मैं उस डिज्नीलैंड में पहुंचा, उस मेले में। मुझे लगा क्या कि यहाँ तो लोग घूमने आएंगे अपने आप को बहलाने के लिए। तो मुझे एक हमारी दीदी, मैं कहता था शिल्पी झा थी वो, तो वो एक तारा माची जो गोल झूला होता है उस पर वो बैठी मुझे दिखी। हम्म। तो मैं इंतजार करता रहा, फिर वो गायब हो गई, उस भीड़ में कहीं खो गई। मैं ढूंढता रहा, कोई मिला नहीं। तो फिर ये सिलसिला एकाकी होने का चल पड़ा और बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके बाद मैं लोगों को शहर में गली गली ढूंढता ढूंढता था। जिन्हें मैं फोन करता था उनका फोन लगता भी नहीं था। बहुत लोगों ने अपना नंबर दिया था मुझे। जी। और इसी दरमियान एक हमारे जो जहां मैं अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ, मेरी संस्था है आलय। जी। आलय के सचिव हैं शशि शंकर। मैं उनके घर पे पहुंचा। तो वो पेशे से पत्रकार थे और इधर उधर रहते थे, तो बहुत बड़ी मुश्किल से वो मिले। तो एक उनका मुझे संपर्क उनसे हुआ। फिर एक और हैं जिनके निर्देशन में मैंने बहुत काम किया, मदन झा। उनके गली में मैं कई गलियों को ढूंढता हुआ मैं उनकी गली में संयोग से पहुंच गया। और वो अपने छत के ऊपर, उनके घर में इप्टा एक संस्था है, उसका ऑफिस चला करता था। तो इप्टा के बोर्ड को वो सही कर रहे थे, अमरूद के पेड़ में वो बांध रहे थे। हम्म। मुझे लगा कि एक व्यक्ति मिल गया मुझे। तो मैं वहां गया और फिर बातचीत हुई, बिल्कुल 2-4 लोगों से संपर्क हुआ। हम्म। ऐसे ही फिर ये 4-5 महीने का अंतराल हुआ। और एक बार मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां मैं क्रिकेट खेल रहा था। मेरी बैटिंग आने वाली थी और हम लोग मैच हार रहे थे, ये एक मैच था। तभी मैंने देखा एक व्यक्ति स्कूटर से आया और देखा मैंने कि वो थे शशि शंकर, जो मेरी संस्था के भी सचिव हैं। उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा मेरी बैटिंग आनी बाकी है। कहा नहीं बैठो तो बैठो, मतलब बैटिंग हार जाएंगे हम लोग। बहुत रिक्वेस्ट के लिए उन्होंने मुझे स्कूटर पे बिठाया और मैं चल पड़ा। और पहुंचा तो एक जगह है, वहां एक मीटिंग चल रही थी। और ये मीटिंग थी मेरी संस्था आलय, इसके उद्घाटन की, स्थापना। अच्छा। तो स्थापना के उस दिन आलय की हुई, मैं ऐसे जुड़ा। और तभी से ये सिलसिला लगातार शुरू हो गया। नई संस्था 2000 ईस्वी में हम लोगों ने बनाई और पहला नाटक किया विघटन के क्षण। ये रेणु की एक कहानी है, छोटा सा मेरी भी भूमिका थी उसमें। एक नाटक था मुझे मेरा बचपन वापस दो। और फिर ये सिलसिला आगे चलता गया, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। फिर यहाँ से बीएनए का सफर किस तरह से हुआ, किसने बताया बीएनए के बारे में, कैसे पहुंचे बीएनए तक? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला खत्म हो गई और मेरी संस्था का गठन हो गया। हम लोगों ने 2 नाटक किए और आगे बढ़ते गए। लेकिन था तो मैं बच्चा। लेकिन अच्छी बात ये थी, उसी वक्त मैं 10वीं पास की मैंने 1 साल के बाद, इस दरमियान। और अपने महाविद्यालय में गया और वहां मुझे लगा कि मुझे नेता बनना चाहिए। अच्छा। मैं रंगमंच हो गया, मुझे नेता बनना चाहिए। हम्म। और 11वीं में जाते जाते मैंने एक पार्टी ज्वाइन की और अपने कॉलेज का अध्यक्ष बन गया। हम्म। तो अब इधर चीजें छूटने लगी। मुझे लगा ये कंफ्यूजन बराबर चल रहा था कि करना क्या है करना क्या है। फिर मैं पेंटिंग भी करता था, तो लगा कि अब पेंटिंग करना चाहिए। मतलब पेंटिंग भी, ये भी तो बड़ा इसमें 10 पेंटर के मुझे नाम याद नहीं है। एक फिदा हुसैन को छोड़कर डाली और ये
जितने लोग हमें पढ़ाया गया उनके बारे में पता है और बहुत लोगों के बारे में नहीं पता। मैंने कहा पेंटिंग तो शौकिया चीज है, घर में करते रहो। मैं चलो ठीक है। तो मुझे लगा कि एक एक्टर होने के लिए तैयारी आवश्यक है, और एक्टर को क्या क्या आना चाहिए। तो मुझे लगा उसे नृत्य भी आना चाहिए। तो मैंने कहा डांस सीखो। डांस कौन सा सीखो? अब मुझे कभी ये पाश्चात्य संस्कृति का वो डांस मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मैं क्लासिकल सीखूंगा। तो मैं बहुत ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, एक गुरुजी हैं मिथिलेश कुमार रिंटू, उनके पास, और क्लासिकल डांस में सीखने लगा। तो वो भी बहुत जबरदस्त चीज थी। अंतिम समय में जब पूरी क्लास हो जाती थी कक्षा, तो अंतिम में मेरा नंबर आता था, मैं तत्कार दिखाता था, और साल भर तो तत्कार और चक्कर ही करता रहा। तो फिर लगा बहुत लफड़ा है, करना क्या है। लेकिन दिक्कत क्या थी, वहां सारी लड़कियां थी, मैं अकेला लड़का था। तो मैं तो बिल्कुल, मैं और इस वजह से गंभीर हो गया, बिल्कुल डरा डरा सा हो गया कि अब इतनी लड़कियों के बीच अकेले लड़का हूं, तो मैं मुखर नहीं होने के बजाय डरा डरा हो गया। लेकिन वो चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। फिर 2004 आया, और यहां से हम लोगों का जो है नाटक करने का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि जिनका मैंने नाम लिया मदन झा, वो हमारे नाटकों का निर्देशन करने लगे। और उसके बाद हमने नाटक किया विघटन के क्षण। विघटन के क्षण पहले ये 10 दिन का अनशन सुमन कुमार ने लिखा है, परसाई का व्यंग्य है ये। और आगे ओवरकोट निकोलाई गोगोल की स्क्रिप्ट है। उसके बाद भैया एक्सप्रेस, ये बहुत सारे नाटक लगातार हम लोग करते रहे। और अब जाके लग रहा था कि शहर में और भी लोग एक आध लोग नाटक करते हैं, और हम लोग की नई संस्था थी, धीरे धीरे पहुंचना शुरू किया हम लोगों ने। अब पता चला कि ये व्यक्ति ये हैं, ये राधा कृष्ण सहाय हैं, ये चंद्रेश हैं, ये चंद्रेश जी हैं। ऐसे लोगों से मुलाकात। फिर राजेश कुमार है, एक भागलपुर के ही हैं, वो लखनऊ में ही रहते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, दलित विषय पे लिखते हैं। तो वो जब भी आते हैं भागलपुर, तो हम लोगों के साथ बैठकर अपने नाटकों का पाठ करते हैं। उनसे पता चला, तो बीएनए में से जाओ ये वो। तो मुझे बीएनए पहली बार सुनने को मिला राजेश कुमार जी के मुख से। काम चलता रहा, पढ़ाई चल रही थी, और इस तरह से 2007 में मैं ग्रेजुएट हो गया, और मैंने बीएनए का फॉर्म डाल दिया। लेकिन इसी दरमियान फिर क्या हुआ, इसी बीच एक बात मैं कहना भूल गया कि इसी बीच में मुझे लगा कि जब मैं लोगों से पूछा करता था एक अभिनेता में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, जैसे आलोक चटर्जी से उनसे पूछा था, मैंने बहुत लोगों से पूछा था, तो सबने अपने अपने तरीके से चीजें बताई थी। किसी ने कहा था कि उसकी स्पीच बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी ने कहा था फिट होना चाहिए, किसी ने कहा था आंगिक अभिनय के लिए उसके शरीर में लोच होना चाहिए। तो इन वजहों से मैं सारी चीजें कर रहा था। आंगिक अभिनय के लिए मैंने नृत्य करना शुरू किया था। स्पीच के लिए मैंने कहा मैं हिंदी पढ़ूंगा, और भाषा के लिए तो मैंने हिंदी में स्नातक कर रहा था मैं। और इसी दरमियान मुझे लगा और भी चीजें हो, तो भागलपुर आकाशवाणी के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था, और मैं वहां भी बहुत सारे नाटक कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्पीच धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो इसी तरह से 2007 मैंने बीएनए का फॉर्म डाला, साथ में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी डाला। और इसी दरमियान मेरे दोस्तों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब ना हम लोग एमए करेंगे, पीजी करेंगे। मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाई को मैंने कभी ज्यादा तवज्जो दी नहीं। पढ़ाई को हमने हमेशा सेकेंडरी रखा, और नाटक थिएटर को ये प्राइमरी रूप में मैं कर रहा था। तो आगे चल के मैंने एमए में दाखिला ले लिया, और इसकी परीक्षा हो रही थी। तो संयोग ऐसा हुआ कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की तारीख भी वही पड़ी, और मेरे एमए की परीक्षा की तारीख भी वही पड़ी। अच्छा। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैंने बहुत प्लान बनाया, बहुत किया कि ऐसा करते हैं बाइक से चलते हैं, क्योंकि ट्रेन तो आप समझ सकती हैं कि उस वक्त 10 साल पहले क्या स्थिति थी। तो
बाइक से जाऊं, ये तो निकाल रहा हूँ कितनी दूर है। तो किसी के पास एंड्रॉयड फोन था नहीं, आज तो ये सुलभ है। तो हम ढूंढ रहे हैं इतना किलोमीटर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, मतलब इतना किलोमीटर बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा इस बार छोड़ देते हैं, मैं नहीं गया। फिर क्या हुआ, अगले साल मैंने फिर डाला फॉर्म, फिर सेम वही दशा हुई, बिल्कुल वही, परीक्षा की तिथि दोनों मिल गई, फिर नहीं गया। फिर तीसरी बार मैंने डाला जब मैं स्नातकोत्तर मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने बीएनए का फॉर्म डाला और मैं बीएनए में चयनित हो गया। तो ये है यहाँ से बीएनए तक पहुंचने की कहानी। जी, जब आपने कथक सीखना शुरू किया तो आपने बताई कि सामने कुछ चुनौतियां आई, सारी लड़कियां थी, अकेले आप लड़के थे, तो उसकी शिक्षा आपने कहाँ तक ली, किस तरह से उसमें रुचि बढ़ी, उसके बारे में बताएं। हाँ, इसकी कहानी ये है कि मैंने लगभग 3 वर्ष तक इसकी शिक्षा ली। यूथ फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट भी किया, द्वितीय पुरस्कार मिला था मुझे, और कई कार्यक्रम किए और 3 वर्ष में। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब मैं ओवरकोट की, मैं आपको बात बता रहा था कि ओवरकोट जब मैं नाटक कर रहा था तो मैं एक संवाद बोलते बोलते, कहते कहते मैं इस मुद्रा में खड़ा हो गया, यूं, ये हाथ नीचे, यूं, इस मुद्रा में मेरी मुद्रा यूं बन गई। तो मेरे निर्देशक ने कहा कि ये तुमने हाथ कैसे किया है? एक रशिया का गरीब सा क्लर्क है, उसने ऐसा क्यों किया है? तो मेरा ध्यान इस ओर गया कि ये तो उत्पत्ति की मुद्रा है कथक की। तो जब आप नृत्य करते हैं तो आपके हाव भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं और वो आपके अंदर आने लगता है। तो मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे लगा कि ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उस वक्त कथक छोड़ दिया। और इसके साथ ही मैंने विश्वविद्यालय में जो मैं नेता बना फिरता था, तो वो भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा था और धीरे धीरे मेरा झुकाव नाटकों की ओर होता जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना चाहिए। और फिर भारतेंदु नाट्य अकादमी में चयन हुआ था और यहाँ आ गया था। यहाँ बिल्कुल एक और जिंदगी का तीसरा अनुभव, और हर अनुभव विराट होता जा रहा था और सारी दुनिया मेरे लिए नई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी आने के बाद सबसे पहले मुझे लगा कि मैं इस बिल्डिंग में प्रवेश कैसे करूं, मैं साक्षात्कार देने आया हूं, क्यों करूं, कैसे करूं। तो छोटे शहर से था और थोड़ा डर था, तो लेकिन मेरा जब चयन हो गया तो बहुत खुशी हुई और बिल्कुल ससमय मैं अपना बोरिया वस्तु बिस्तर बांध के पहुंच गया भारतेंदु नाट्य अकादमी। और मेरे चयन से सिर्फ मुझे नहीं, मेरे शहर में जितने लोग नाटक कर रहे थे, जितने रंगकर्मी थे, जितने मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए थे जो थिएटर कर रहे थे, उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे शहर से मैं पहला व्यक्ति था जिसने इसी शहर में थिएटर किया और यहीं से मैं कहीं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, भारतेंदु नाट्य अकादमी जैसे संस्थान में। क्या बात। बिल्कुल, जबकि मेरे शहर से मुझसे पहले भी गणेश थे यहाँ बीएनए में, हमारे सीनियर थे और उन्होंने 2-3 नाटक भागलपुर में किए थे, फिर वो पटना में उन्होंने नाटक करना शुरू किया था। एक सुमन कुमार है जो अभी संगीत नाटक अकादमी के महासचिव हैं, वो भागलपुर से हैं और वो भी पटना में थिएटर कर रहे थे, रंगमंच कर रहे थे। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा हुआ भी था कि मैं अगर कहीं जाऊंगा शिक्षा लेने के लिए थिएटर की, रंगमंच की, तो मैं अपने शहर से जाऊंगा। तो बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। और भारतेंदु नाट्य अकादमी वो तो बहुत पूरा दस्तावेज है मेरी जिंदगी का। सर, जब आप भारतेंदु नाट्य अकादमी पहुंच गए, पाठ्यक्रम के दौरान जब आपने एक अभिनेता की तैयारी करी, तब आपको क्या लगता है कि गीत और संगीत ने कितनी मदद करी आपकी, या एक एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए गीत और संगीत किस हद तक मदद करता है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैंने जो सीखा और सबसे पहली बात जो मुझे याद है भारतेंदु नाट्य अकादमी की, कि मैंने भरत मुनि को कभी नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ा था।
नाम सुना था, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, इसके अलावे मैं कुछ भी नहीं जानता था। मुझे पता चला कि एक अभिनेता तो एक पात्र होता है, खाली मर्तबान, और पात्र का अर्थ तो बर्तन होता है, मर्तबान होता है। और एक अभिनेता को अभिनय करने के लिए उसके दिमाग का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और ये गीत संगीत ऐसी चीजें जो रचनात्मक चीजें हैं, ये एक अभिनेता के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वो बहुत हर क्षण मदद करता है। इसीलिए आप देखेंगे अभिनेता क्या करेंगे, जहां हमें 4 लोग बैठे हैं तो गाने चलेंगे, गीत चलेंगे, रंगमंच के संगीत चलेंगे, गाएंगे, लोग डांस करेंगे, तो ये एक आनंद आता है। यानी कि बिल्कुल ये हमारा है, रिलैक्सेशन है। आप पूरी रिहर्सल कर लिए, रात भर जाग के पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, एक बार गाने का माहौल हो जाए आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे। तो बहुत मदद करता है, बहुत, मुझे भी किया है, बहुत मदद। जब आपने बीएनए में एडमिशन ले लिया, पाठ्यक्रम शुरू हो गया आपका, तो आपके द्वारा अभिनीत कौन-कौन से ऐसे किरदार हैं जो आपके लिए बहुत यादगार हैं? कौन-कौन से आपने नाटक किए? भारतेंदु नाट्य अकादमी में जब हम लोग थे, तो मैं और मेरा जो रूममेट था सचिन मालवी जी। वो बड़े खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और जब सारी एकेडमी सो रही होती थी तो हम लोग जाग रहे होते थे, ऐसा था। और हमने सबसे पहला काम बीएनए में ये किया था कि हमारे जो पुराने छात्र हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो हमने, मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों के जितने सीनियर्स थे उनके सारे नाटक देख डाले हमने। ओके। जिसकी वजह से मैं अभी भी जिन सीनियर से नहीं मिला, मैं उन्हें जानता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, उनके किरदार को जानता हूँ, उनके रोल को, उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई थी, उन्हें जानता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों ने एक नाटक किया था। पहले हमें पता चलता स्टूडेंट प्रोडक्शन, जो सीन वर्क विद्यार्थी किया करते थे, वो तत्काल बंद हो चला है और लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो उस वक्त हमने एक नाटक तैयार किया जिसका नाम था गांधी चौक, जी। और बीएम शाह ने उसका शो किया और हमारे सीनियर्स ने उसमें अभिनय किया। फर्स्ट ईयर के नाटक में सेकंड ईयर ने अभिनय किया और हमने अभिनय किया जी। और तो युगल सर उस वक्त हमारे थे, उन्होंने कहा कि ये नाटक क्यों किया। तो क्यों किया ये तो हम लोग जानते थे कि एक माहौल शुरू हो फिर से, लेकिन कहें कैसे उन्हें, क्योंकि एक टीचर है और आप युगल सर के साथ आपका काम अगर हुआ हो तो बड़े गंभीर किस्म के व्यक्ति थे। फिर भी हमने उन्हें सच बताया कि इस वजह से किया कि थोड़ा मजा आए और भी एक कल्चर शुरू हो फिर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और हम लोग काम, सीन वर्क हम लोगों ने अपने दम पे शुरू किया करना और कई सारे सीन वर्क किए। और उसके बाद मैम ने, चित्रा मैम थे, उन्होंने हमें होमवर्क देना शुरू किया, वृश्चिकटिकम, लहरों के राजहंस, तो चतुर्भुज राक्षस, ऐसे नाटकों के लिए। तो वो भी हमने किया। और पहला नाटक जो हमने फर्स्ट ईयर में किया प्रोवीर गुहा के साथ, वो बेहतरीन नमकीन पानी, जी, साइकोफिजिकल, बिल्कुल साइकोफिजिकल, और बहुत जबरदस्त अनुभव रहा उनके साथ पहले फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि वो सोने नहीं देते थे और बहुत काम चल रहा था उस वक्त। तो हमें जैसे विद्यार्थी जीवन में जब आप होते हैं तो आप अपने टीचर्स को अंदर से बहुत बुरा भला कहते हैं कि बहुत ऐसा, ऐसे किस्म का आदमी है, जरा भी तमीज नहीं, विद्यार्थियों को सोने नहीं देता, ये नहीं करता। तो आपको कहा कि हम लोग अपने कमरे में जब सब सोते थे तो हम जागते थे। हमने कहा यार, अगर वो हमें सोने नहीं दे रहा तो वो भी तो नहीं सो रहा। हाँ, ये बात तो सही है, तो वो भी तो नहीं सो रहा, तो क्या दिक्कत है, अभी झोंक दो। तो हमने अपने खुद को झोंका हम लोगों ने, और वो सारे काम किए और वो नाटक बहुत मजेदार रहा, नमकीन पानी, फर्स्ट ईयर में। और खड़े होकर लोगों ने तालियां बजाई थी, बहुत मजा आया था। दूसरा नाटक हम जब सेकंड ईयर में आ गए
तो माफ कीजिएगा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर में इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए था। वैसे जी हम लोगों ने खूबसूरत बला, जिसमें सबसे पहले में हम लोग सिपाही बने थे, बहुत जी लंबा नाटक था। और जी इतना लंबा नाटक था कि जैसे आप लोग एनएसडी के पास सीपी देखते हैं, कनॉट प्लेस, ऐसे ही बीएनए के पास पीपी है, पत्रकार फोरम। जी तो हम तो सिपाही बने थे, 4-5 सीन में हम लोग की एंट्री होनी थी, हर बार 2-3 बार मरना भी था उसमें। और एक एंट्री से फिर दूसरे एंट्री के बीच का जो अंतराल था वो काफी लंबा था, क्योंकि वो प्रोडक्शन 2.5-3 घंटे का हो गया था। तो हम लोग एक बार मर जाते थे और फिर जो हमारा लवादा था उसके ऊपर कुछ डालते थे, और हम लोग टहलते हुए पीपी जाते थे, बर्गर खाते हुए आते थे, तो देखते थे अभी भी 10 मिनट बाकी है हमारी एंट्री में। हाँ वो तो बहुत आनंद मनाया हम लोगों ने। जी उसके बाद और भी कई नाटक फर्स्ट ईयर में, उन अपने सेकेंड ईयर को साथ दिया हमने, सेट डिजाइन में, सारी चीजों में बड़ा आनंद आया। और द्वितीय वर्ष में पहुंचने के बाद पहला नाटक था हम लोगों का गुलाम राधा रानी के, जी अंकुर जी के निर्देशन में था। जी और वो भी अच्छा नया प्रयोग था। ये प्रभा खेतान का उपन्यास था गुलाम राधा रानी के। श्री राम बाली जी ने उसे रूपांतरण किया था उसका, जी हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर। तो ये भी एक हम लोगों का सौभाग्य ही है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी में पढ़ते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त पर हम लोगों ने नाटक किया था, जिसमें मैं भी एक भारतेंदु था। क्या बात। फिर अगला नाटक हमारा था सत्यव्रत राउत सर के निर्देशन में। जी और वो हमारे लिए, हमारे साथ फर्स्ट ईयर में भी आए थे, मास्क मेकिंग सिखाई थी। और उसका भी एक अद्भुत वाकया है वो फिर कभी। तो सेकेंड ईयर में जब सत्यव्रत राउत आए तो हमने उनका पिछला प्रोडक्शन देखा था जो हमारे सीनियर्स के साथ उन्होंने किया था। वो था मोरे नैना रंग चढ़े। जी रवि नागर जी ने उसमें गीत गाए थे और बहुत जबरदस्त, बहुत। तो सत्यव्रत राउत आए और पूरी एनर्जी, पूरी एकेडमी चार्ज हो गई। ऐसा लगा कि वो कहीं से कुछ लेकर आए हैं, कोई कहीं डाला उन्होंने, अब पूरी एकेडमी चार्ज हो गई। उनके साथ ही वही वाली कहानी थी। उनका कहना था कि रंगमंच पिशाची विद्या है, रात में ठीक से देखोगे, दिन भर तो सिखा ही रहे हैं, और दिन भर देखा सबके चेहरे लटके हुए हैं, तो रात आने दो, रात। और रात में जिसकी बारी आ गई, और हमारे साथ क्या दिक्कत थी, मुझे लगा था कि इतनी चीजें हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, 2-2 ऑडिटोरियम है, पढ़ जाओ। मैं नहीं पढ़ पाया सारा, ठीक है, 2-2 ऑडिटोरियम यूज करो। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा कोशिश करता था कि सारी चीजों का यूज करूं, इस्तेमाल करूं। और सत्या सर के साथ कहानी ये थी कि चार्ज होने के बाद उनसे मुझे ऐसा लगता था कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और उन्होंने कहा सेट डिजाइन में कौन कौन रहेगा मेरे साथ, तो मैं रहूंगा, ये रहेंगे, तुरंत लाइट में कौन रहेगा, तो ये रहेंगे। मतलब कि मैं अधिकांश चीजों में हमने सोचा क्या कि घुस जाओ, अभिनय कौन करेगा, मैं करूंगा। तो अब फिर उनका चुनाव होता था, तो उनके साथ का बहुत अच्छा काम रहा। और रात भर सेट डिजाइन भी कर रहे होते थे, अभिनय भी कर रहे होते थे, रिहर्सल कर रहे होते थे। सुबह के 4 बज जाते थे, अचानक वो उधर जाते थे, फिर पलटते थे उधर से, कहते थे यार अभी कोई चाय की दुकान खुली मिलेगी क्या? हाँ सर, पीपी में मिल सकती है, चलो जरा पी के आते हैं। अब उनके साथ चाय पीने जाओ सुबह के 4 बजे, तो 1 घंटे में चाय पी के आते थे, और फिर छोड़ते थे, ठीक है 5:30 बजे आ जाओ फिर। तो सोने का मौका मिलता नहीं था, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत। जी जी उस नाटक में गीत संगीत मृग तृष्णा वो नाटक था, बिल्कुल जी बहुत मजेदार, मुझे अच्छा लगा था। और सबने बहुत अच्छा काम किया था, सेट डिजाइन से लेके अभिनय, बिल्कुल हम उस बौद्ध काल में पहुंच गए थे, 500 BC। बहुत आनंद, और गीत संगीत, दृश्यबंध, कॉस्ट्यूम, सब कुछ बहुत मजेदार। जी इसके बाद हमने आखिरी प्रोडक्शन किया बीएनए में, ये था रवि केमू के साथ, सर के साथ, दासपुरी। जी दासपुरी भी
बिल्कुल हमें लग रहा था कि वो नाटक बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन उस नाटक से मुझे एक बात समझ में आई जी। कि निर्देशक बहुत सारी चीजें देख लेता है पहले। क्योंकि जब मैं नाटक कर रहा था तो मैं उसमें सूत्रधार की भूमिका में था एक शो में, तो मुझे दिखता तो नहीं था सामने से कैसा जा रहा है, लेकिन एक बार जिस शो में मैं नहीं कर रहा था मैंने सामने से जाकर देखा तो बहुत बड़े फलक का नाटक दिख रहा था वो। क्योंकि निर्देशक को सारी चीजें पता होती है कि उसे दिखाना क्या है। हम्म। और इसमें मुझे ये भी बात समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि जो नाटक आपको पढ़ने में अच्छा ना लगे वो अभिनीत अच्छा नहीं हो सकता है। वो जी। बहुत बेहतरीन अभिनीत हो सकता है, वो निर्देशक के कौशल पर निर्भर करता है। मोतीलाल कैम्यू रवि कैम्यू के पिताजी थे, उनके द्वारा लिखा हुआ नाटक था और बहुत अच्छा। ये थी जी। बीएनए की कहानी। फिर हम लोग सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की ओर कूच कर गए, जी। जहां मैं 2 दिन लेट पहुंचा था, लेकिन वो एक चौथी बार विराट हुआ कोई जिंदगी। जी। ये फिल्म स्कूल इतना बड़ा, इतना अच्छा माहौल, ये झील तालाब, ये क्लासरूम, ऐसी वैसी चीजें। तो रोज शाम में 5 बजे वहाँ फिल्म की स्क्रीनिंग होती थी अच्छी अच्छी फिल्मों की, वो देखते थे। और ये मेरा एक रिकॉर्ड था कि मैं 2 दिन लेट पहुंचा लेकिन एक भी क्लास मैंने वहाँ कभी मिस नहीं की। हम्म। जो जो कर गया सब किया। और मुझे लगा कि क्लास में तो शिक्षक पढ़ाते ही हैं, उनसे पढ़ना हो तो उन्हें पकड़ लो यूं ही कहीं चलते राह चलते। तो मैंने हम्म। शुभंकु सर थे, उन्हें मैंने पकड़ लिया था क्योंकि मैंने देखा वो कहाँ बैठते हैं क्लास के बाद। तो एक बांस की बसेड़ी थी उसके नीचे वो बैठा करते थे। हम्म। मैंने कहा यही रहो, मैं उनसे पहले ही जाके वहां बैठा रहता था। तो हम्म। वो पहले एक दिन आए, इधर उधर देखा उन्होंने और उन्हें लगा कि यहाँ बैठे तो विद्यार्थी बैठे, फिर इधर उधर देखे वो बैठ गए। अब बैठ गए तो वो तो फंस गए और मैं तो अब मैं सवाल करता रहता था, वो जवाब देते रहते थे और उन्हें भी बात करने में अच्छा लगने लगा। मुझे तो अच्छा लगना ही था। और इसी दरमियान वहाँ जो एक फिल्म बनी जिसका नाम अनटाइटल्ड था, उसमें लीड रोल मैं ही कर रहा था, वो भी बड़ा अच्छा लगा। सर, आप जब कोई किरदार तैयार करते थे, जब आप उसकी प्रिपरेशन करते थे, तो किस तरह से करते थे? कौन सी टेक्निक्स का यूज करते थे? क्या बातें ध्यान में रखते थे? वो सब भी बताएं कि एक अभिनेता को किस तरह से अपने कैरेक्टर को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है अभिनेताओं के साथ। मेरा ये मानना है, और ये मानना है मेरा बहुत खोजबीन के बाद, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हुआ था मैं भी। इसमें क्या है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी चरित्र में घुस जाओ, चरित्र को आत्मसात कर लो। तो मुझे लगता है क्या ना इसमें कि अगर मैं वो होता तो, ठीक है, हम्म। यानी कि जिससे आप कह सकते हैं, कहते हैं ना मैजिक इफ, हम्म। अगर मैं वो होता तो, हम्म। मैं चैतन्य हूं, मैं ही कैप्टन विकौश राय होता तो, विकौश राय चैतन्य नहीं है, चैतन्य विकौश राय है, ठीक है, पहली बात। और इसमें सबसे आसान तकनीक ये है किसी भी चरित्र को समझने के लिए कि आप उसकी रीडिंग में उसे इतनी बार पढ़ें कि अगर 1 महीने का वक्त है आपके पास तो आप 20 दिन तक रीडिंग रखें। उस दरमियान क्या होगा ना, वो चरित्र आपके अंदर धीरे धीरे घुसता चला जाएगा। हम्म। ये नहीं कि बिल्कुल याद किया हमने और पेश हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितनी ज्यादा उसको पढ़ेंगे वो चरित्र अपने अंदर स्वयं आपके अंदर घुसता चला जाएगा, सोचेंगे। और इसके लिए सभी सभी ने अलग अलग तकनीक बताई है, हम्म। ठीक है। जैसे हम लोग पहले समझ रहे थे कि स्टानिस्लावस्की ये कहते हैं तो ब्रेख्त का ये कहना है, भरत मुनि ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उन्होंने जो कहा है, जो लिखा, वो उनका तजुर्बा है, हम्म। ठीक है। और तजुर्बा सबका अपना होता है, सत्य सबका अपना सच होता है, मेरा सच मेरा है। तो आप अगर कोई किरदार निभा रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि कोई और भी उस किरदार को वैसे ही निभाए, लेकिन निर्भर आप पर करता है कि आपने उसे कितना पढ़ा है, कितना आत्मसात किया है, फिर जाकर वो चरित्र निकलेगा। तो मेरा ख्याल है आप जितना उस किरदार को पढ़ते जाएंगे, जितना उसकी बगिया उगेड़ेंगे, तो जितना छीछा लेकर उस पर करेंगे, उतना वो चरित्र निकल कर सामने आएगा और आपको भी स्वयं पता नहीं चलेगा कि आपने इस किरदार को इतना अच्छा अभिनीत किया। सर, जब आपने निर्देशन का काम शुरू किया, बीएनएस से निकलकर अपने ग्रुप में, अपनी संस्था में काम करना शुरू किया, तो अपने गुरुओं द्वारा बताई गई सीख को किस तरह से इस्तेमाल किया? वो कौन-कौन सी शिक्षाएं, वो पद्धतियां आपके काम आई जब आपने कोई नाटक डायरेक्ट किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मेरा थोड़ा अलग है, मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैंने गुरुओं से सीखा बहुत कुछ, जी। गुरुओं से सीखा बहुत कुछ, लेकिन मैं जब निर्देशन करता हूं तो मैं एक चीज बिल्कुल अमल में लाता हूं, वो ये है कि मुझे क्या नहीं करना है। और ये आपको पता चलेगा अपने पिछले प्रदर्शन से या आपका पिछला जो अनुभव है, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दर्शकों को चीजें बहुत पसंद आती है, लेकिन आप उसके लिए अच्छा महसूस नहीं करते कि शायद ये नहीं होना चाहिए था। तो मुझे पता चलता है कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसके बाद उसके लिए खुला आसमान है। ये ठीक उसी प्रकार है कि जब आप इतने चावल में, ठीक है, कुछ गेहूं के दाने मिला दो आप, और आप कहें दोनों को अलग करो, चावल पकाना है, तो आप क्या करेंगे? आप चावल को अलग करेंगे या गेहूं को अलग करेंगे? गेहूं को अलग करेंगे, क्योंकि गेहूं की संख्या कम है। यानी क्या नहीं करना है वो हमें पता होना चाहिए, उन्हें आप अलग कर दो। क्या करना है इसके लिए बहुत सारी संभावना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं अपने सारे नाटकों में इन चीजों का इस्तेमाल करता हूं और हर अपने ही पिछले नाटक से सीख लेता हूं। और भारतेंदु नाट्य अकादमी के बाद जब मैं वापस भागलपुर आया तो मैंने पहला नाटक किया दोहरी जिंदगी। ये विजय दान देथा की लिखी हुई कहानी थी, जिसका रूपांतरण मेरे ही बैचमेट राघवेंद्र ने किया था, राघवेंद्र प्रताप सिंह। और मुझे वो नाटक बहुत आकर्षित कर रहा था, मैंने उसे किया। नाटक बहुत अच्छा हुआ और सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं बीने से आया था पढ़ के, मुझे सब कुछ बड़ा बड़ा अलग दिख रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा था कि मैं तो बीने से आया हूं, लेकिन ये शहर तो भागलपुर है। शहर तो भागलपुर है, मैं भले ही आ गया हूँ विलायत से पढ़ के, लेकिन कहाँ आया हूं? तो मैंने जितनी चीजें सोची मैंने करने की भरसक कोशिश की, लेकिन शो के दिन क्या हुआ, सारी कोशिशों के बावजूद 7 बजे से नाटक प्रारंभ होना है और 6:30 बजे लाइट बांधी जा रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद, है ना? तो मुझे इससे ये पता चला क्या नहीं करना है। आपको लाइट्स 2-3 दिन पहले आप सब कुछ जुगाड़ करके रेडी रखिए। तो वहां से मैंने सीखा कि मैं अपने नाटक को इतना तैयार करके रखूंगा कि प्रदर्शन से पूर्व 2 दिन पूर्व ही मैं उसी जोशो खरोश के साथ उसका प्रदर्शन कर सकूं। तो वो नाटक दर्शकों को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, नई चीजें देखने को मिली। मैंने एक प्रयोग किया था कि जहां रंगमंच का रोना हम नहीं रो सकते, जहां प्रेक्षागृह नहीं है, मेरे शहर में प्रेक्षागृह नहीं है, तो मैं प्रेक्षागृह से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के लोगों ने कई तरीके निकाले, नुक्कड़ नाटकों के, होम थिएटर, बहुत सारी चीजें निकाली। मैंने क्या किया कि एक मंडप बनाया, जैसे थ्रस्ट प्रेक्षागृह है, 3 तरफ उसके दर्शक बैठे और बीच में शादी विवाह जिस मंडप पे होता है वैसा ही बहुत बड़ा सा मंडप बनाया और उस पर नाटक हुआ। और उसी की लकड़ियों पे जो मंडप बनाने के लिए जिन बांस बल्लों के का इस्तेमाल किया गया था उस पर लाइट्स बांधे। तो प्रयोग अच्छा रहा, लेकिन जितना मैं ज्यादा चाहता था, जितने जोशो खरोश में था, वो मुझे वापस नहीं मिला। लेकिन मैंने सीखा कि अगले नाटक में क्या नहीं करना है। इसके बाद जितने नाटक किए, हर पिछले नाटक से मैं चीजें सीखता था। इसके बाद मैंने किया नाटक हैवदन। हैवदन मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि
हमारे जैसे लोग इतने बड़े नाटकों को नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इस शहर में हैवदन कैसे देखेंगे लोग? मैं हैवदन का चुनाव किया। समस्या फिर वही गंभीर आ गई कि अपने पास अभिनेता उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं। अब मैं डायरेक्शन दूं, निर्देशन दूं या अभिनय करूं, मैं कंफ्यूज था। लेकिन पिछले नाटकों से जो मैंने सीखा था कि सारी व्यवस्था पहले पूर्ण होनी चाहिए, मैंने सारा काम वो किया और बिल्कुल एक डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाया, दृश्यबंध बनाया, लाइट्स लगाए, कॉस्ट्यूम अरेंज किया, सब किया। और मुझे ये पता था कि मेरे अभिनेता बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हैवदन की जो पद्मिनी है, हैवदन का देवदत्त, कपिल, या वो हैवदन या भागवत जो भी है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। गिरीश कर्नाड जितने भी नाटक आप पढ़ेंगे वो स्त्री विषयक ऐसी भावनाओं को परोसते हैं, वो गजब है। और यहाँ की पद्मिनी को मैं खुलेआम, जो एमेच्योर थिएटर से है या जिन्होंने कभी नाटक नहीं किया है, पद्मिनी की भावनाओं को बहुत मुखर होकर नहीं समझा सकता। मैंने सोचा क्या किया जाए, तो दृश्यबंध में मैंने ऐसी चीजें की, यहाँ के फोक और चीजों को मिलाकर, जो लोक शैली यहाँ की मंजूषा है, कि वो बहुत खूबसूरत दिखे, लाइट्स दिखे और दर्शक वो देखते ही उन्हीं चीजें समझ में आ जाए। तो नाटक शुरू हुआ और मैंने उसमें 5-6 ऐसी जगह बनाए थे जहां मुझे पता होता था पहले से कि यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट है, क्योंकि छोटे शहर में दर्शकों के साथ आपको ऐसा करना होगा। ये इसे अत्याचार अपना समझें, निर्देशन की तकनीक है। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि दर्शक देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, हैवदन सा गंभीर नाटक, और वो देखते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर सोते जाएंगे या फिर वो चलेंगे, आप उसे रोक नहीं सकते। तो मैंने 5-6 जगह ऐसी चीजें बनाई थी उसमें कि जैसे ही देवी की एंट्री होती है तो लोगों को लगा ये कहां से है, क्या हुआ, चमत्कार, तालियां। जब बैलों पे पद्मिनी को देवदत्त और कपिल ले जा रहे हैं तो बैल बिल्कुल ओरिजिनल सा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, एक बिल्कुल चित्र की तरह, तो आश्चर्य हो ऐसा। तो वो और नाटक में मजे लेंगे। गुड़िया वो बिल्कुल वो अजीब, बहुत बढ़िया नाटक है वदन, गुड़िया। अब लोग यहाँ सोच रहे थे कि गुड़िया, ये कैसे गुड़िया, तो गुड़िया आपस में बात कैसे करेंगे? तो मैंने जो मेरे संस्था के बहुत ही जूनियर एक्टर थे जिन्हें कभी रोल नहीं मिला था, मैंने उन्हें गुड़िया बना दिया और उन्हें बहुत सारे संवाद बुलवाए और उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। जिसे देवी बनाया मैंने, वो कोई लड़की नहीं, एक लड़का था। अच्छा। और बिल्कुल एक लड़का था और उसे मैंने इस तरीके से बनाया, उसके लिए भी वो बहुत जबरदस्त और बहुत ही उसने अच्छे से निभाया, बिल्कुल एक मर्दाना देवी ऐसा लगा। और बहुत आनंद आया उस नाटक में भी। और उसमें गीत मैंने खुद गाए और उसमें मैंने वो सारे काम किए जो पिछले नाटक में नहीं करता। पोस्टर डिजाइन, तो कार्ड डिजाइन, सब डिजाइन पे बहुत फोकस किया, लेकिन एक चीज की कमी उसमें रह गई। इतनी सारी चीजों के बाद मैं नाटक को तो निकाल ले गया, उसमें दिखा क्या? उसमें दिखा आपका निर्देशन। जी। अभिनेताओं में पे मैं थोड़ा कम कार्य कर पाया। जी। तो फिर अगला नाटक पंचलाइट, ममताज भाई पतंग वाले, भारतेंदु नाट्य अकादमी की कार्यशाला का आयोजन भागलपुर में हुआ था, मैंने करवाई थी और मैं उसका निर्देशक था। जी। तो हर जगह पे एक नाटक हो रहा था। मैंने यहाँ कहा कि मेरे पास बहुत छात्र थे, बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं 2 नाटक करवाऊंगा, एक थोड़ा गंभीर होगा और एक ठेठ देहाती होगा। ठेठ देहाती के लिए हम लोग रेणु के अंचल से हैं, गणेश्वर नाथ रेणु, वो उनकी कहानी पंचलाइट है। जी। और जो आए थे छात्र, वो बिल्कुल सुदूर गंगा के पार दियारा ऐसी जगह से लड़के लड़कियां जो दूर से साइकिल चला के आ रहे हों, मैंने सबको पंचलाइट में डाल दिया। बिल्कुल देसी, बहुत ही झमाझम अच्छा नाटक निकला वो। जी, जी। और ममता वाले वो मानव कौल का लिखा हुआ है, जी, उसे भी किया, वही बहुत अच्छा। इसके बाद मैंने किया कोर्ट मार्शल। जी।
कोर्ट मार्शल में क्या हुआ कि मैंने कहा कि अभी तक पहले जो जो गलतियां की है ना, वो इसमें बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। तो मैंने कहा मैं इसमें खुद रोल भी करूंगा, और इस बार ये चुनौती मेरे लिए, रोल भी करूंगा, निर्देशन भी करूंगा, और नाटक होना चाहिए बहुत जबरदस्त। और बता दूं, भागलपुर में पिछले 30-35 साल से लोग इस नाटक को मंचित करने की फिराक में थे। कहने का मतलब रिहर्सल करते थे, पूर्वाभ्यास करते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता था जी। क्योंकि पूरे असल में 13-14 लोग चाहिए, सब सेना के जवान हैं। तो एमेच्योर्स का जानते हैं कि कोई एक्टर भाग गया, कोई ये हो गया। मैंने कहा मैं करूंगा, और मैंने शुरू किया, चयन किया लोगों, किसी किसे रखना है, सबको रखा, और नाटक शुरू किया, करता गया और जाकर कर दिया। और ऐसा कर दिया, मतलब ऐसा हुआ वो नाटक, ये हमारे छोटे शहर में एक नाटकों की दूसरी तीसरी प्रस्तुति प्रायः नहीं होती है, लेकिन दर्शक मिले थे, वो देख चुके। लेकिन इसकी मैंने 10 प्रस्तुतियां की। क्या बात है, इतनी डिमांड और अभी तो संभावना है और होने की। जी। मतलब ये हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट बन गया कि शो मस्ट गो ऑन। मुझे इससे पता है, जैसे मैं दिन में करता हूँ, रात में करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम में करता हूँ, कभी भी इस नाटक का मंचन मैं कर सकता हूँ, और प्रभाव वही, धार वही, चाहे पात्र बदल जाए, कुछ भी, इतना इसका ये मजा आ गया इस नाटक। जी सर, ये तो बात हुई नाटकों के निर्देशन की। हमें पता चला है कि आपने कुछ फिल्म भी करी हैं, तो उनका अनुभव कैसा रहा? उसमें खाली निर्देशन ही किया या अभिनय भी किया? भारतेंदु नाट्य अकादमी पहुंचने से पहले भी एक फिल्म की थी मैंने, उसका नाम था ये खुला आसमान। और भारतेंदु नाट्य अकादमी में पढ़ने के दौरान मैंने और मेरे सहपाठियों ने जाकर इस फिल्म का लुत्फ भी उठाया था। जी। और उसी वक्त ये फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत नहीं चली। और वहां से पास आउट होने के बाद क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने सोचा फिल्में भी करनी चाहिए, और मुंबई गया, वहां पे कुछ सीरियल्स में काम किया, फिर वापस आया। फिर नेतरहाट में एक व्यक्ति हैं सिनेमा के निर्देशक, श्री राम डाल्टन, वो वर्कशॉप करवाते थे सिनेमा से संबंधित नेतरहाट के जंगलों में। ये लगा ये बिल्कुल नई चीज है, अच्छा एडवेंचर है, मजेदार, चलो। मैं पहुंचा, सच में बहुत मजा आया। बिल्कुल पहाड़ी जंगल पे आप हैं, एक तंबू बांध के आप रह रहे हैं जंगलों में, रात में सो रहे हैं, वहीं खाना बन रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और सिनेमा बना रहे हैं। मैंने कई फिल्में बनाई थी, क्या आपको सपने आते हैं, वाटर हंटर्स, ये सब ये यूट्यूब पे उपलब्ध है। एक फिल्म इधर बनाई है मैंने भागलपुर में, एक दलित बच्चे के ऊपर, अलाइव ड्रीम, जिसपे काम चल रहा है। और इस दरमियान एक बड़ी घटना हुई थी मेरे साथ। बड़ी घटना कहने का मतलब मानसिक घटना है। ऐसा हुआ था कि मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, बहुत ज्यादा। हिंदी साहित्य से मेरा स्नातकोत्तर था, यानी कि आप समझ सकती हैं कि लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, चित्रलेखा, ऐसी किताबें ये मेरे कोर्स में चला करती थी। तो मुझे बहुत आनंद आता था पढ़ने में, बुद्धियां सुलझाने में। तो पढ़ाई लिखाई से लगाव बहुत जबरदस्त था। तो मैंने सोचा मैं सारी चीजें पढ़ लूंगा। ये संभव नहीं है बिल्कुल, ये दुस्साहस था मेरा सोचना ऐसा। मैंने कहा सब कुछ पढ़ लूंगा, और सिनेमा को तो पढ़ ही लूंगा, थिएटर का सब कुछ पढ़ लूंगा। किताबें जमा करनी शुरू की मैंने, जुगाड़ लगाना शुरू किया, कहीं से खरीदा, कहीं से जो भी। और एक आदत बनाई कि मैं जब कभी ट्रेन की यात्रा में होता हूँ तो मैं 4-5 किताबें रख लेता हूँ, और आने और जाने के क्रम में 2-3 किताबें रास्ते में चट कर जाता हूँ। बहुत मजा आता है। और इसी तरह अगर मैं दिल्ली गया तो 5-6 किताबें वहां खरीद ली। कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले किताबें खरीदता हूँ। और ये सिलसिला तब से चल रहा है जब ऑनलाइन किताबें नहीं बिका करती थी। तो अब तो ऑनलाइन किताबें आती हैं। तो पढ़ने का बहुत शौक था, तो मुझे सिनेमा संबंधित किताबें बहुत कम मिलती थी। जैसे आप भी अगर गौर करेंगे तो आपने नाट्य शास्त्र पढ़ लिया पूरा, ठीक है, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने उसकी टीका बनाई है संक्षिप्त नाट्य शास्त्रम जी। अंकुर जी ने लिखा है दूसरे नाट्य शास्त्र की खोज जी। आपको मिलेगा टीका, टिप्पणी, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको
जी जी जी। अगर आप चाहेंगे आपके पास एक पुस्तक हो जिसमें मुझे मेरे काम की सारी चीजें मिल जाए, वो जी संभव नहीं है। आपको अगर भारतेंदु के ऊपर काम मिलेगा तो भारतेंदु से पे सिर्फ किताब मिलेगी, ठीक है। किसी साहित्यकार पे तो सिर्फ उनकी रचनावली मिलेगी, मोहन राकेश रचनावली या ऐसी चीजें मिलेंगी। लेकिन संपूर्ण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक दस्तावेज, रंग दस्तावेज का प्रकाशन किया था, हम्म उसमें बहुत हद तक आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन मुझे वो भी उपलब्ध नहीं थी। हम्म और बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिली, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है ना, तब मैं ना अब लिख डालूंगा किताब। हम्म। किताब लिखने के लिए क्या किया जाए भाई, मतलब कि चलो पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा पीएचडी का विषय क्या हो, मतलब कि विषय जो मेरा है वही हो। तो मैंने विषय बनाया हिंदी सिनेमा पर रंगमंच का प्रभाव। अच्छा। तो मैंने कहा इसमें हिंदी सिनेमा आ जाएगा पूरा, रंगमंच आ जाएगा पूरा, बढ़िया। तो मैं पढ़ने के लिए और शिद्दत से लग गया। और 2 साल तक मैंने, मतलब जब मैंने पीएचडी के लिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उससे पहले 1 साल तक नाटक करता रहा, 2 साल नाटक करता रहा। जब आखिरी के 2 साल बचे, ये है 2017 और 18 की बात, जी हाँ कह सकते हैं 2017-18 की बात, मैंने कहा नाटक बहुत कम करूंगा, पढ़ूंगा बहुत ज्यादा। जी। तो मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी एक एक करके, और सबको पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, और थीसिस अपनी बना डाली। मैंने कहा किताब लिखने का ये बहुत अच्छा तरीका है, और बहुत मजा आया, और मुझे बहुत सुकून मिला जी कि मैं सिनेमा के जन्म से लेकर वर्तमान सिनेमा तक ये मैं जान रहा हूँ। जी रंगमंच के उत्पत्ति से लेकर जो बीएनए में पढ़ाया जाता था, जी से लेकर वर्तमान आधुनिक युग में वर्तमान रंगमंच किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं जान रहा हूँ। जी। पूरी तरह से नहीं जान रहा। हाँ, तो हमारे शिक्षक हैं, सीनियर भी हैं, ललित सिंह पोखरिया, उन्होंने कक्षा में आते ही पहली पंक्ति जो कही थी कि उत्थान का अंत नहीं, अच्छे होने का घमंड नहीं। क्या मैं बात। कही तो बड़ी अच्छी बात है, उत्थान का तो कोई अंत है नहीं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो सामने देखो और ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए। लेकिन मेरे पास एक इसका दस्तावेज तैयार हुआ, और मैंने इसी थीसिस पर डॉक्टरेट की उपाधि ली। और बड़ा सुकून होता है कि मैंने जो कार्य किया उसी पर आधारित मेरी ये उपाधि है। और अभी मैं जल्द ही उसे पुस्तक के फॉर्म में ला रहा हूँ, जिसमें लोगों को या विद्यार्थियों को, रंगमंच सिनेमा के इच्छुक लोगों को वो सारी जानकारी मिलेगी, रंगमंच की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक, और सिनेमा का भारत में आगमन से लेकर वर्तमान तक। क्या बात। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऐसी किताब अगर मिली होती पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मिली। जी सर, आपकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़ते हैं, किसी भी विधा में काम करते हैं, तो उसके लिए अध्ययन बहुत मायने रखता है। आपसे बात करते हुए हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के लिए हम आपके विचार जानना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी है और जी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने छोटे से शहर के एक व्यक्ति को उन्होंने ढूंढा और कहा कि इन्हें बुलाया जाए। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो एक मिथक है कि रंगमंच राजधानी की चीजें हैं, चाहे वो दिल्ली, पटना, लखनऊ, और इतने छोटे से शहर में रंगमंच नहीं हो रहा। मेरा मानना है रंगमंच बहुत हो रहा है, और उन्होंने इसे देखा, तो मैं उनको बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे आयोजनों के लिए भी बहुत खुश हूँ, और अकादमी परिवार का, सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।